नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत चावल का किया शुभारंभ। देश भर में 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में मिलेगा चावल। सरकार रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। देश भर में बीपीकेपी के तहत 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती के लिए अब तक 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 70.13 करोड़ रुपए किए गए जारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पेयजल सुविधाओं में निवेश के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे। कहा कि जल शक्ति मिशन के अंतर्गत अभी तक देश के 74% घरों तक पहुंचा पीने का पानी। और मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के ऊंचाई वाले इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में हो सकती है बारिश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की है संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य लोगों को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराना है। चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में उपलब्ध होगा। सरकार को उम्मीद है कि भारत आटा की तरह भारत राइस को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। भारत आटा, भारत दाल के बाद अब बारी है भारत ब्रांड के चावल की। घरेलू और वैश्विक बाजारों में चावल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने भारत ब्रांड के तहत खुले बाजार में चावल की बिक्री की योजना का शुभारंभ कर दिया है। आम नागरिकों को नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार की सभी दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारत ब्रांड का चावल 29 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध रहेगा। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में अब भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो देश भर में खुदरा में, रिटेल में उपलब्ध कराया जाएगा। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 100 राशन की गाड़ियों के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। देश में ऐसी 8000 से 9000 गाड़ियों को आम लोगों तक भारत ब्रांड के चावल को पहुंचाने के लिए चलाया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पहली बार कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए बजट में घोषित प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसानों और गरीबों का जीवन संवारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने खुद अपने यूपीआई से पेमेंट कर भारत ब्रांड के चावल की खरीदारी की और 5 लोगों को अपनी तरफ से उपहार के तौर पर चावल वितरित किए। सरकार का कहना है कि अब सभी स्टॉकिस्ट को हर हफ्ते शुक्रवार को अपने गोदाम में चावल की पोजीशंस का खुलासा सरकारी पोर्टल पर करना जरूरी होगा, जिससे किसी भी तरह की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 वर्षों के लिए 2028 तक सुनिश्चित कर दी गई है। देश की 5.25 लाख सस्ते राशन की दुकानों पर गरीबों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त में चावल, गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार पहले ही सरकारी गल्ले की दुकानों को आधार कार्ड और राशन कार्ड से जोड़ चुकी है, जिससे इस योजना के तहत होने वाले भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सका है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP नामक एक उप योजना के माध्यम से 2019-20 से प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में बढ़ावा दे रही है। देश भर में BPKP के तहत 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती के लिए अब तक 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मंजूरी दी गई है और 70.13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गंगा कॉरिडोर के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने BPKP को बढ़ाकर एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन तैयार किया है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा दे रही है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, दक्षता में सुधार करने, फसल की उपज बढ़ाने और संचालन की लागत को कम करने में मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि केंद्र में मोदी सरकार से पहले गन्ना किसान अपने ही पैसे के लिए गुहार लगाते थे। चीनी मिलों के पास पैसे नहीं होते थे गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, लेकिन अब ईंधन में एथेनॉल का इस्तेमाल करने से मिलों की आमदनी बढ़ी है। 99% किसानों का भुगतान समय पर हुआ है। गन्ना किसानों की भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के पास जो पैसे का अभाव रहता था उसको पूरा करने के लिए इथेनॉल को प्राथमिकता दी गई। कहाँ उस समय मात्र 1% पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती थी, आज वो बढ़कर 12% हो गई है। एक 1200% एक प्रकार से वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में आधारभूत संरचना का काफी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने पानी की आपूर्ति की आवश्यकताओं के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो पानी के लिए निवेश कर रहा है। आज भारत ने पानी की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए जिस तरह से काम किया है और वाटर के स्पेक्ट्रम में जितना खर्च किया है, पिछले 10 साल में भारत पानी के क्षेत्र में निवेश करने वाला सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दुनिया में देश है और लगभग $250 बिलियन के जितना निवेश भारत ने पानी के डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में किया है। चाहे वो सिंचाई का पानी होगा, चाहे नदियों का शुद्धिकरण होगा, चाहे पेयजल का होगा, चाहे भूगर्भ के जल का पुनर्भरण होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारी सरकार ने जल शक्ति मिशन के अंतर्गत अभी तक 74% घरों तक पीने का पानी पहुंचा चुकी है। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ परिवार तक हमारी सरकार में पीने का पानी पहुंचा है। आज भारत में 74% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है और यह आंकड़ा बढ़ करके आज 14 करोड़ 50 लाख घरों तक पहुंच गया है। यानी 11 करोड़ 25 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता हमने प्राप्त की है। यानी 72 साल में जितना काम हुआ था उसका जो है वो लगभग 4 गुना काम, 3.5 गुना काम जो है पिछले 4 साल के कालखंड में हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश भर में सस्ती और आसान तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार समग्र दृष्टिकोण से काम कर रही है। राज्यसभा में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी खर्चे पर चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 12 करोड़ घरों के 60 करोड़ लोग शामिल किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य हर परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि लोगों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि MBBS और चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीटें बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई हैं ताकि लोगों के उपचार के लिए अधिक चिकित्सक उपलब्ध हों। देश में हर नागरिक को सस्ती दवाएं मिले और मोदी सरकार की रीति नीति और कार्य पद्धति रही है। मोदी जी ने कोई विषय को कभी टोकन में नहीं सोचा है, टोटल में सोचा है। और एक समय था ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कोई कहते थे कि हमें एक हॉस्पिटल दे दो तो उसको हॉस्पिटल दे दी जाती थी, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, टोटल अप्रोच के साथ मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को देखा और ये लक्ष्य पर आगे बढ़े। हेल्थ एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होना चाहिए। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज देश में कार्यरत है। वैसे ही जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाते हैं तो वहाँ डॉक्टर चाहिए, तो मोदी गवर्नमेंट ने देश में MBBS की सीट डबल करी। पहले 350 मेडिकल कॉलेज होती थी, आज 707 मेडिकल कॉलेज हो गई। देश में 1,07,000 MBBS की सीट हो गई, PG की सीट भी डबल हो गई, ताकि देश के आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध हो।
और भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा देते हुए इन राज्यों के विकास के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। और इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मेघालय में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेघालय को केंद्र की तरफ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया जाएगा। पूर्वोत्तर की शान अष्टलक्ष्मी राज्यों के विकास के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास केंद्र की प्राथमिकता में है और इसी बात को रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी है। पीएम मोदी के इसी विजन को आगे बढ़ाने में सबसे पहली भूमिका निभाई है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अभी हमारे साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद है। इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों से आए डेलीगेशन के साथ मुलाकात की है और पहली शुरुआत के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर को न केवल वित्तीय बजट बल्कि पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन दिया। ये बात करते हैं सर, सबसे पहले बधाई। पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी की संख्या प्रधानमंत्री जी ने दी है, कितना महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर भारत के लिए? देखिए, देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जिसे अष्टलक्ष्मी कहते हैं, और सचमुच में अगर नॉर्थ ईस्ट के बगैर और नॉर्थ ईस्ट के विकास के बगैर भारत का विकास पूर्ण नहीं होता। एक और उसी में सारे विभाग, इसके लिए एक अलग डोनर विभाग बना और हम लोगों को हर डिपार्टमेंट का 10% मस्ट अष्टलक्ष्मी रूपी जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ हम लोग खर्च करते हैं। जो हमारा विभाग है उसके बगैर तो पूर्ण ही नहीं होता। डिप्टी सीएम मेघालय आए थे अपने राज्य से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को लेकर के, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग, कोई ऐसा मंथ नहीं होता कि कोई मंत्री साल में 2 बार 4 बार नहीं जाता हो। इतने बार तो शायद कोई गया हो। प्रधानमंत्री जितने बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। जितना वहाँ आज कनेक्टिविटी हुआ है आज तक नहीं हुआ। तो ये अष्टलक्ष्मी इसी के लिए दिया है। आज वो स्टेट सब के सब आने वाले दिन में ऑर्गेनिक स्टेट होंगे, और ऑर्गेनिक स्टेट ही नहीं होंगे बल्कि वहाँ कई ऐसे अरुणाचल का गांव हो, मेघालय का गांव हो, जो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बॉर्डर पर गांव है वो अंतिम नहीं, वो पहला गांव है। मेघालय की कई सड़कें बाकी थी, उनको आज मैंने सहमति दी है और उनके कुछ और डिमांड थे। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो तकरीबन 5 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सीमाएं टच करती है, तो ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और जो गांव हैं वहां पर आपके मंत्रालय द्वारा सड़कों का निर्माण होना बाकी है और इसी संदर्भ में आपने नई पहल भी शुरू की है। कितना जरूरी है अंतिम छोर को सड़क से जोड़ना? और प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि राजधानी को आपस में कनेक्ट करेंगे सभी नॉर्थ ईस्ट की जो भी राज्य हैं। कनेक्टिविटी सब राज्यों में दी है, एयर कनेक्टिविटी अरुणाचल में नहीं था, वो हुआ। तो एक देश में एक और नॉर्थ ईस्ट में एक नया वातावरण, नया उत्साह बना है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आपके मंत्रालय ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य लिया है। जाहिर सी बात है पूर्वोत्तर से भी कई महिलाएं इसमें भाग्यशाली होंगी, क्या कहना? देखिए, पूर्वोत्तर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आजीविका मिशन है वो इतना अच्छा कि महिलाओं को लाखपति, हमें तो लग रहा है कि आने वाले दिन में 5 साल में पूर्वोत्तर में कोई महिला नहीं बचेगी जो लाखपति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सहज है उनको लाखपति बनाना। पिगड़ी का काम करती हैं, पिगड़ी में जो पिगड़ी पाल लिया वो लाखपति हो गया। फिर फलदार पेड़ लगाते हैं, नहीं तो हॉर्टिकल्चर उनका मुख्य है, हैंडीक्राफ्ट मुख्य है, और उसके मार्केट भी व्यवस्थित है हम लोग उसके लिए सरस मेला के माध्यम से। तो मुझे पूरा विश्वास है नॉर्थ ईस्ट में लाखपति दीदी का परसेंटेज सबसे अधिक होगा। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना है कि पूर्वोत्तर का विकास केंद्र की प्राथमिकता में है और इसी बात को न केवल ध्यान में रखते हुए मंत्रालय नई नीति और योजनाएं बना रहा है बल्कि जमीनी स्तर पर इनको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर राष्ट्र विकास में पूर्वोत्तर का योगदान साबित भी कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शुभम और मुकेश के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों में उचित मूल्य की दुकानों को शामिल करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पायलट प्रोजेक्ट को वर्चुअली तौर पर हिमाचल प्रदेश की 11 जगह, जिसमें ऊना में 5 और हमीरपुर में 6 उचित मूल्य की दुकानों पर लॉन्च किया गया। ये पहली बार है कि जब उचित मूल्य की दुकानों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर शामिल किया गया है। संजीव चोपड़ा ने कहा कि इस पहल का मकसद लाभार्थियों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ ही उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के लिए आय बढ़ाने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लागू किए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट की सफलता भविष्य में राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनाने के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करेगी। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 141.39 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। किसानों को सब्सिडी पर 461 किसान ड्रोन की आपूर्ति और किसानों को ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए 1585 किसान ड्रोन CHC की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराया गया है। देश भर में ICAR के 193 संस्थानों द्वारा 263 एग्री ड्रोन खरीदे गए हैं। इन संस्थानों के 260 कर्मियों ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण लिया है। कृषि में ड्रोन के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इन संस्थानों ने 16,471 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP का पालन करते हुए पोषक तत्वों, उर्वरकों, रसायनों, अनुप्रयोगों पर 15,075 ड्रोन प्रदर्शन किए हैं। सरकार ने हाल ही में 1,261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों SHG को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना नमो ड्रोन दीदी को भी मंजूरी देती है। इस योजना का लक्ष्य उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला SHG को ड्रोन प्रदान करना है। कुल 15,000 ड्रोन में से पहले 500 ड्रोन 2023-24 में लीड फर्टिलाइजर कंपनियों द्वारा खरीदे जाएंगे, जो चयनित SHG को वितरण के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। इस योजना के तहत 2024-25 और 2025-26 के दौरान शेष 14,500 ड्रोन प्रदान किए जाएंगे और महिला SHG को खरीद के लिए ड्रोन की लागत का 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में और उपकरण सहायक शुल्क के लिए 8.0 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। भारत सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स को मजबूत करने के लिए 2,516 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्य कर रही है। 63,000 पैक्स की कंप्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूर कर चुकी है। इसमें सभी कार्य कर रहे पैक्स को राज्य सहकारी बैंकों STCB और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों DCCB के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ने के लिए ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना शामिल है। परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है और अब तक 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 15,783 पैक्स में ERP ट्रायल रन शुरू हो चुका है। इस परियोजना के तहत पैक्स स्तर पर सामान्य लेखा प्रणाली और प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन से पैक्स में शासन और पारदर्शिता में सुधार होगा, जिससे ऋणों का तेजी से वितरण होगा, लेन देन लागत कम होगी, भुगतान में असंतुलन में कमी आएगी और DCCB और STCB के साथ निर्बाध लेखांकन होगा और दक्षता भी बढ़ेगी। पैक्स को सामान्य सेवा केंद्र के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो पैक्स को देश भर में ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग, बीमा, आधार, नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं सहित 300 से अधिक सेवाएं देने में सक्षम बनाएगा। और पैक्स के रूप में CSC के रूप में पैक्स की ऑन बोर्डिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और अब तक देश भर में कुल 30,647 पैक्स ने CSC सेवाएं प्रदान करनी शुरू कर दी हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में सरकार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों
की पीएम औपचारिकता योजना लागू कर रही है। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। ये योजना मुख्य रूप से आवश्यक सामान की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का उपयोग करने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। ये मूल्य श्रृंखला विकास तथा समर्थन बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 31 जनवरी 2024 तक पंजाब में 1933 सहित विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 72,840 ऋण स्वीकृति किए गए हैं। PMFME योजना के कार्यान्वयन में सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियों पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, ऋण देने वाले बैंकों, संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित अनुवर्ती समीक्षा बैठक के माध्यम से चर्चा एवं समाधान किया जाता है। और इसके अलावा लाभार्थियों को परियोजना निर्माण, निष्पादन, ऋण तक पहुंच, मशीन, उपकरण, निर्माताओं से जुड़ाव, स्वच्छता तथा गुणवत्ता नियंत्रण के रखरखाव आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। PMFME योजना के क्षमता निर्माण घटक में योजना के तहत लाभ लेने वाले नए और मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण करने वाले व्यक्तियों को खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है और अब तक 2190 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में इस बार श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं नए रोजगार के सृजन से बेरोजगारी दर भी लगातार कम देखी गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में समय समय पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुमान लगाती है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के आंकड़े शामिल होते हैं। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम के किसान बोरो धान की बुआई के 20 या 25 दिन बाद यूरिया की पहली खुराक डाल लें। यहाँ बोरो धान में तना छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए असम के किसान फ्रिपोनिल का स्प्रे कर लें। असम में इस समय किसान फॉक्सटेल बाजरा की बुआई कर सकते हैं। असम में मक्के की फसल में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप दिखाई देने पर स्पिनोसैड का छिड़काव कर लें। असम में गन्ने के खेतों में पानी जमा न होने दें। यहाँ के किसान आलू और टमाटर को झुलसा रोग बचाने के उपाय करें। इसके लिए यहाँ के किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। असम में इस समय मिर्च की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। असम में किसान सरसों में एफिड्स का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। मेघालय के किसान टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही शिमला मिर्च की भी नर्सरी लगाई जा सकती है। मेघालय के किसान मटर के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के किसान गाजर, मूली और शलगम की पकी फसलों की खुदाई कर लें। मेघालय में अदरक और हल्दी की पकी हुई फसलों की खुदाई तब करें जब पौधे का जमीन से ऊपर का हिस्सा सूख जाए। साथ ही यहाँ के किसान अदरक और हल्दी को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। मेघालय में किसान स्ट्रॉबेरी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ अनानास की पकी पौध की तुड़ाई की जा सकती है। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं।
इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और मौसम खबर के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्यों को धन हस्तांतरण को लेकर सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज्यों को पैसा मिलता है और इसमें वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। केंद्र सरकार किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने कर्नाटक सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा सांसद लहर सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन ठीक से नहीं चला रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में आयोजित शताब्दी समारोह का लोगो और कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारतीय नारियों के सामर्थ्य का प्रदर्शन विश्व के लिए मिसाल बना है। विदेशी मामलों पर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में आतंकवाद की समस्या बड़े पैमाने पर सीमा पार से प्रायोजित है और आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI की ओर से सुरक्षित पनाहगाह दी जाती है। PP चौधरी के नेतृत्व में वाली समिति ने सोमवार को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद के मुकाबले पर अपनी 28वीं रिपोर्ट पेश की। ओडिशा के जशीपुर पुलिस स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 120 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग संबलपुर क्षेत्र से गांजा खरीदकर कोलकाता बेचने के लिए ले जा रहे थे। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रा में देरी के बाद लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा है और साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में भारतीय वायुसेना द्वारा आगामी 17 फरवरी को होने वाले अभ्यास वायु शक्ति 2024 के लिए जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तैयारियां जारी हैं। इस वायुसेना अभ्यास में भारतीय वायुसेना की दिन और रात के समय संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।